और आपको उसमें स्ट्रिंग डॉट एच के किसी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। सो यू डोंट हैव टू यूज एनी फंक्शन। हाँ, लेंथ का आप यूज कर सकते हो। देखो, अगर लेंथ निकालने के लिए बोलेंगे तो चाहे आप लेंथ मत यूज करो, बट अदरवाइज यू कैन यूज इट, फाइन। सो मान लो मुझे कहा जाता है स्ट्रिंग रिवर्स वाला बनाने के लिए, तो आपने लिखा इंक्लूड stdio.h। अगर आप कोनियो का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक आपने क्लियर स्क्रीन या गेट ch यूज किया है, तो आप इसको भी ले लोगे। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं यहाँ स्ट्रिंग डॉट एच भी ले रही हूं, ठीक है। ऊपर आप कमेंट में क्या कर सकते हो, प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शन। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यू कैन डिक्लेयर द फंक्शन फर्स्ट, ठीक है। हम फंक्शन को पहले डिक्लेयर करके बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम पहले ही सीधा डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया void, फंक्शन का नाम दे दिया रिवर्स, और यहां पर आप अगर सिर्फ बता रहे हो कि एक कैरेक्टर एरे मतलब एक स्ट्रिंग पास होगी, तो आप इसको डेक्लेरेशन करके छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप, या फिर आप उसको फंक्शन डेक्लेरेशन कह सकते हो। देन आपने अपना मेन बनाया। मेन के अंदर आप क्या करोगे, आपने डिक्लेयर कर लिया कैर str50, दिस इज योर स्ट्रिंग। आपने यूजर से पूछा printf एंटर अ स्ट्रिंग। आपकी स्ट्रिंग आप यूजर से इनपुट करवा सकते हो, अगर आप उसमें स्पेसेस लेना चाहते हो तो गेट्स की हेल्प से इनपुट हो जाएगी। एंड देन आपने कॉल कर लिया रिवर्स फंक्शन और यहां से str को पास कर दिया, एंड दैट इज इट, गेट ch। पर ये रिवर्स फंक्शन पहले से बना तो नहीं हुआ, ये तो हमें बनाना पड़ेगा, इट्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आप यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते थे कि आप ऊपर ही इसको डिफाइन कर देते, तो डेक्लेरेशन की जरूरत अलग से नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम या तो ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं, और अगर आपने ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ा है तो अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस रिवर्स के अंदर मैं क्या ले लूंगी, मैंने एक आई ले लिया, एक एन ले लिया। एन में क्या ले लिया, strlen p, तो इसकी लेंथ ले ली। मुझे सिर्फ रिवर्स प्रिंट कराने को बोला है, रिटर्न कराने को नहीं बोला। सो प्रिंट कराना है तो उल्टा लूप चला लो। आपके पास अगर 10 कैरेक्टर्स हैं तो आखिरी कैरेक्टर 9 पोजीशन पे होगा, तो आप लूप ले लो जो कि n-1 से शुरू होगा। सो वी स्टार्ट फ्रॉम n-1 एंड वी कीप going in the reverse. So I is equal to n-1, I greater than equal to 0, I minus minus. And inside this आप यहाँ पर print करा दोगे एक एक कैरेक्टर करके। So percentage C pi is printed, एंड हम यहाँ से रिटर्न कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि void है, तो आप इसको बंद कर दोगे। So अब अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, कुछ भी पास किया है, तो लूप आपका उल्टा चलेगा। So loop will start from the last character and print in reverse till first character। मैंने स्क्रीन शेयर की थी, करी थी, मुझे लगता है कई बार कि पूरा आंसर लिख दिया और बाद में पता चले स्क्रीन शेयर नहीं करी हो। ठीक है, ये समझ आया सबको। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला बताती हूँ, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ये कैसे हो रहा है? ठीक है, कमेंट कभी जैसे मैंने यहाँ साइड पे लिखा है ऐसे मत लिखना, क्योंकि कमेंट के अंदर और लाइंस नहीं आनी चाहिए। सो आप कमेंट पहले पूरा लिख दो, उसके बाद लूप लगाओ, एंड यू कैन राइट योर कमेंट्स विद पेंसिल। प्रोग्राम आप पेन से लिख रहे हो तो कमेंट्स हमेशा पेंसिल से लिखो, ठीक है, या ब्लैक पेन से लिखो। एंड यू कैन एक्सप्लेन योर कोड ऑल्सो इफ यू वांट, अगर आपके पास टाइम है और पेज है तो आप कर सकते हो एक्सप्लेन। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स मिलती है, उसी में ही आपको पूरा पेपर करना होता है, सो राइट इट केयरफुली, ठीक है। हर्षित बताओ LSB होता क्या है? What is the full form of LSB? It's least significant bit, है ना। सो आपके पास जो भी नंबर है, अगर आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? राइट साइड से पहली बिट।
ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, ये नंबर हो गया whatever, तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0। अगर आपके पास ये नंबर है तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1। अब आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आपने 65 लिया, तो बेसिक सी बात है, एक चीज बताऊं, जो ऑड नंबर होते हैं उनकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 1 होगी। जो इवन नंबर्स होते हैं उनकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 0 होगी, क्योंकि हम पहला डिवीजन ही 2 से करते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0। अगर आप 65 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आता है 1, सो योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1। सो बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है, बताना है कि एक नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट है या नहीं। पेपर में लिखना है तो पूरा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर यू हैव टू राइट द कंप्लीट प्रोग्राम लाइक दिस। सो यू हैव टू टेक इट दिस वे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, फिर यहाँ पर आपका आ गया void main, इसमें फंक्शन से बनाने के लिए नहीं बोला है, तो आप यहाँ पर अपना नंबर ले लोगे। ठीक है, ज्यादा बनाना है मीनिंगफुल तो एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वेरिएबल भी ले लो। आपको क्लियर स्क्रीन देना है तो दे दो, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन क्लियर स्क्रीन के ऊपर नहीं है। सो आपने यहाँ पर पूछा एंटर अ नंबर, नंबर हमने इनपुट कर लिया, नंबर आपके पास इनपुट होकर आ गया किसमें? नम में। सो नम में आ गया, फिर आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसे ले ली? नम मॉड 2। सो 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। आप चेक कर लो कि अगर तो वो 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेट। सो LSB इज सेट, एल्स इट इज नॉट सेट। और फिर आप लगाओगे अपना गेट ch एंड close it. So that's how we write function main. Is that clear? जरूरी नहीं होता वर्णिका, ठीक है, जरूरी नहीं होता है आउटपुट शो करना, बट आप शो कर सकते हो, इट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन। वॉइड की जगह इंट मेन जरूर लिख सकते हैं। अगर आप इंट मेन लोगे तो नीचे रिटर्न 1 जरूर लिखना है आपने, सॉरी रिटर्न 0 लिखना है आपने, ठीक है। सो इफ यू टेक इंट मेन देन योर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड शुड बी रिटर्न 0। फाइल पोजिशनिंग फंक्शन होता है सीक बेटा। जैसे जब हम एक फाइल में से रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सो फाइल के लिए आपके पास फंक्शंस देखो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया एफ ओपन जो फाइल ओपन करने के काम आता है, एक हो गया एफ क्लोज जिससे फाइल क्लोज होती है, ठीक है। रीड करने के लिए आपके पास एफ स्कैनएफ है, आपके पास एफ गेट सी है, एफ गेट एस है एंड एफ रीड है। राइट करने के लिए आपके पास एफ प्रिंटएफ है, एफ पुट सी है जो सिंगल कैरेक्टर को राइट करेगा, एफ पुट एस है, एफ राइट है जो आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को राइट करेगा। एंड पोजिशनिंग के लिए हमारे पास क्या फंक्शंस हैं? वी हैव टेल, सीक एंड एफ ईओएफ। सो एफ टेल, एफ सीक, एफ ईओएफ। सो एफ ईओएफ हमने यूज किया है, सारे प्रोग्राम्स में रीड करते हुए यूज करना ही पड़ता है। सो ये बताता है कि हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। सो एफ ईओएफ ब्रैकेट में आप फाइल पॉइंटर का नाम देते हो, सो इट गिव्स यू ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू का मतलब है कि यस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द फाइल, एंड फॉल्स का मतलब है वी हैव नॉट रीच्ड एंड ऑफ द फाइल। तो वी हैव रीच्ड का मतलब क्या है? फाइल पॉइंटर। सो आपकी एक फाइल अगर ऐसे है, इसमें ये सारा डेटा है, तो फाइल पॉइंटर पहले यहाँ होता है इनिशियली जब फाइल खुलती है 0 पे। अब यहाँ से रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो 1 पे आ जाता है, फिर अगले पे, फिर अगली बाइट, फिर अगली बाइट, फिर अगली बाइट। तो जितनी बाइट्स रीड राइट हो रही है उसके हिसाब से फाइल पॉइंटर आगे आगे जाता रहता है। आप देखना चाहते हो कि फाइल पॉइंटर अभी कहाँ पर है, तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले सकती हूँ, इंट n इज इक्वल टू एफ टेल एफ पी। तो ये क्या रिटर्न करेगा? करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। सो टेल क्या रिटर्न करता है? करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, कि फाइल में आपका पॉइंटर अभी किस जगह पर है। सो एट विच पोजिशन यू हैव द फाइल पॉइंटर। सो वो देखनी हो आपको कभी तो आप एफ टेल से देख सकते हो, बट आप इसको मूव भी कर सकते हो। यू कैन मूव इट टू एनी पोजिशन विद द हेल्प ऑफ एफ सीक।
fseek में हम फाइल पॉइंटर के साथ साथ बाइट नंबर भी बता सकते हैं कि किस बाइट पे जाना है और ऑफसेट भी बता सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे आपको डायरेक्टली 15th बाइट को रीड करना है, डायरेक्टली 15th बाइट को रीड करना है तो आप लिख सकते हो एफ सीक दिस, और अब जाकर वहां पर आप रीड कर लो एफ गेट सी एफ पी। तो अब ये डायरेक्टली क्या करेगा, इट विल रीड दी 16th कैरेक्टर ही हो गया वैसे तो, क्योंकि 0 पे होता है ना पहला, सो इट विल रीड दी 16th कैरेक्टर डायरेक्टली नाउ। ठीक है, अब तीसरी भी यहाँ पर एक ऑप्शन होती है जो ऑप्शनल है, आप नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि बिगिनिंग से 15 पोजीशन पे हमें जाना है, पर यहाँ पर जो ऑफसेट है वो 0, 1 या 2 हो सकता है। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग, कि हमें फाइल के शुरू से इस बाइट नंबर पे जाना है। 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन, कि मतलब फाइल पॉइंटर अभी जहां पर है उससे 15 आगे चला जाए। तो अगर वो ऑलरेडी 12 पे है और आप यहाँ 15 लिखते हो और यहाँ 1 दे देते हो तो वो 27 पे चला जाएगा। ठीक है, सो करंट में उतने ऐड हो जाता है। अगर आप एंड लिखते हो तो यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर लिखना पड़ेगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 देती हूँ तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव नंबर देना पड़ेगा कि कितना पीछे आना है आपको। तो आप बिगनिंग से पॉइंटर को मूव कर रहे हो, आप करंट पोजीशन में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों दे सकते हो, क्योंकि करंट से हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, और एंड से हम सिर्फ पीछे आ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए इसके ऊपर नहीं आता है सच कुछ भी, बट हाँ आपको थ्योरी में पता होना चाहिए कि एफ सीक फंक्शन इज टू मूव द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल, ताकि हम किसी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर डायरेक्टली राइट कर सकें या किसी डिजायर्ड लोकेशन से रीड कर सकें डायरेक्टली। फॉर दैट यू नीड अ सीक, मतलब पोजिशनिंग फंक्शन। रिवाइंड इज टू गो टू द बैक फर्स्ट पोजिशन पे जाने के लिए। ठीक है, रिवाइंड होता है 0 पोजीशन पे जाने के लिए। अगर आप फाइल में रिवाइंड यूज करते हो तो आप सीधे फाइल में 0 पोजीशन पे पहुंच जाते हो। सीक से हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। गो टू मोनिका इज एन अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू इज एन अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इट इज रिकमेंडेड नॉट टू बी यूज्ड। ठीक है, सो अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट, इससे हम प्रोग्राम में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो गो टू कीवर्ड और दूसरा लेबल। तो पहले लेबल भी बना हुआ होना चाहिए, तभी आप गो टू यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेन के अंदर ये कोड लिखा प्रिंट एफ हेलो, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ वेलकम, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ थैंक यू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कहीं लेबल्स नहीं दिए। लेबल्स हम कैसे देते हैं, हम किसी भी स्टेटमेंट के आगे ऐसे 1 से लेके 7 लेटर्स तक का कोई भी लेबल्स दे सकते हैं। जैसे इसका नाम हो गया एबीसी, इस स्टेटमेंट के पहले लेबल हो गया पी क्यू आर, इसके पहले हो गया एक्स वाई जेड। आप डिपेंड करता है कि आप गो टू कहाँ लिख रहे हो। अगर मैं यहां लिख देती हूँ गो टू पी क्यू आर सेमीकोलन, सो एबीसी लेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबल लिखा हुआ है लिखा हुआ है, ठीक है, दिस नेम ऑफ द स्टेटमेंट, हेलो प्रिंट हो गया। फिर स्टेटमेंट का नाम है पी क्यू आर, वेलकम प्रिंट हो गया। फिर स्टेटमेंट का नाम है एक्स वाई जेड, थैंक यू प्रिंट हो गया। गो टू पी क्यू आर से कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। अनकंडीशनल ब्रांच क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं चेक की। गो टू है तो गो टू है, जाओ वहां पर, ठीक है, बिना कुछ सोचे कि भाई ये कंडीशन ट्रू है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले पार्ट पे जाओ, फॉल्स है तो दूसरे पार्ट पे जाओ। यहाँ कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे आप सीधे जा सकते हो। तो अब यहाँ सीधे चले गए, इधर उसने वेलकम प्रिंट किया, फिर थैंक यू प्रिंट किया, फिर गो टू पी क्यू आर, फिर ऊपर चला गया, फिर वेलकम प्रिंट किया, फिर थैंक यू प्रिंट किया, फिर गो टू पी क्यू आर, फिर ऊपर चला गया। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स वेलकम थैंक यू वेलकम थैंक यू वेलकम थैंक यू प्रिंट करता ही रहेगा, एक बार हेलो प्रिंट करने के बाद। तो अगर हम ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं बिना कोई कंडीशन लगाए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर मान लो कि मैं यहीं पे लिख देती गो टू एक्स वाई जेड, तो क्या होता है, ये हेलो और वेलकम कभी प्रिंट ही नहीं होते, आप यहाँ पर सीधे थैंक यू पे आ जाते, है ना। मान लो ये वाला गो टू ना होता तो ये दोनों कभी प्रिंट ही नहीं होते, थैंक यू के बाद आगे चलता ही नहीं। सो उसमें इन स्टेटमेंट्स को लिखने का फायदा चलेंगी ही नहीं। सो बिना इफ के अगर मैं गो टू लगा रही हूँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड, यू शुड नॉट यूज इट। ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें अदरवाइज, बल्कि एरर जरूर हो सकते हैं। तो गोटू से हम लूप के बाहर आ सकते हैं, गोटू इज रिस्ट्रिक्टेड, लूप के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, हैंड रेस किसने किया था बेटा, मोनिका समझ आया?
व्हाट आर कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स? देखो आपके पास डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड। वैसे ही आपके पास उसमें होता है हैश इफ डेफ, ठीक है। सो हैश इफ डेफ मैक्स, मैंने क्या लिखा, हैश इफ डेफ मैक्स। तो क्या करो, इंट ए मैक्स को डिक्लेयर करो। अब ये कंडीशनल कंपाइलेशन है कि अगर मैक्स नाम का कांस्टेंट ऊपर डिफाइंड होगा, मतलब अगर आपने यहां पर दिया होगा हैश डिफाइन मैक्स 20, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया हैश एल्स इंट A10, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई अगर तो मैक्स डिफाइंड है तो ये स्टेटमेंट कंपाइल होगी जिसमें बन जाएगा इंट A20, और अगर मैक्स डिफाइन नहीं है तो इंट A10 कंपाइल होगा। सो दिस इज कंडीशनल कंपाइलेशन। जो डायरेक्टिव कौन सा है, ये वाला। सो इसके बेसिस पे हमारी कंपाइलेशन ही कंडीशनल हो गई कि अगर इफ डेफ ट्रू देगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंपाइल होंगी, और अगर इफ डेफ आपको फॉल्स देगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंपाइल ही नहीं होंगी। Those statements will not be compiled if it gives you false. कॉल बैक फंक्शन होता है बेटा जो फंक्शन के अंदर से आप फर्दर फंक्शंस को कॉल करते हो। आप कितने भी फंक्शंस बना सकते हो, यू कैन मेक एज मेनी फंक्शंस एज यू वांट, ठीक है। एंड व्हेन यू कॉल अ फंक्शन एंड दैट फर्दर कॉल्स अ फंक्शन बेस्ड ऑन सम एड्रेस, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तरन, आपको समझ में आया कंडीशनल कंपाइलेशन? और प्रोग्राम्स बताओ, मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भी भेजी है अभी व्हाट्सएप पे। आर यू क्लियर विद ऑल दोस प्रोग्राम्स? आपके सारे बन जाएंगे वो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सारे प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, एवरेज। अब जैसे आपको ये बोल देते हैं प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स, आपको एरे के अंदर से सबसे बड़ा नंबर निकालना है यूजिंग पॉइंटर्स, तो भाई लॉजिक तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। यूजिंग पॉइंटर्स को करने के दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एरे के बेस एड्रेस को डलवा लो उसमें, ठीक है, किसमें, पॉइंटर में, या आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप उसको डायनामिकली बना लो। तो आप यहाँ पर हैश इंक्लूड alloc या फिर stdlib दोनों में से कोई भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि malloc फंक्शन इज अवेलेबल इन बोथ ऑफ देम। तो आप एरे के नाम पर एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लोगे इनिशियली, फिर आप एक i ले लोगे, एक n ले लोगे, एक मैक्स ले लेंगे हम, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पहले यूजर से पूछ लिया कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, और उसके बाद आपने a को मेमोरी एलोकेट करा ली। सो मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या लिखते हैं, इंट स्टार malloc size of int multiplied by n. So int star malloc size of int multiplied by n. उसके बाद आपको numbers input करवाने, so you can ask like enter the numbers. numbers तो loop में ही enter होंगे क्योंकि array है। so for I is equal to 0, I less than n, I plus plus। अब जब आप स्कैन कराते हो तो आप नॉर्मली क्या लिखते हो, एड्रेस ऑफ AI, तो आप एड्रेस ऑफ AI की जगह यहाँ पर a प्लस आई लिख सकते हो। ये हमेशा याद रखना कि जो एरे होता है, दिस लाइन इज इक्वलेंट टू दिस, दोनों आपको उस वेरिएबल का एड्रेस देंगे। AI का मतलब होता है वैल्यू, और वो वैल्यू के लिए हम ऐसे लिखते हैं। सो ये हमेशा इंटरचेंजेबल है, जब भी आपको एरे का कोई भी प्रोग्राम पॉइंटर से करने के लिए आ जाए, बस ये चेंज कर दोगे तो भी आपका वो पॉइंटर से हो जाता है। अब इसमें मैक्स में हम क्या ले लेंगे, वैल्यू एट एड्रेस a प्लस 0, मतलब द फर्स्ट वैल्यू, और फिर से हम यहाँ लूप लगा लेंगे जो कि चलेगा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड इनसाइड दिस हम चेक कर लेंगे कि अगर वैल्यू एट एड्रेस a प्लस आई इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ऐसा होता है तो मैक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए।
और फिर लूप से बाहर आकर आप उसको प्रिंट करा दोगे, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। मैंने इंट लिया है तो आई राइट रिटर्न 0 एंड आई विल क्लोज इट। सो ये आपका पॉइंटर से हो गया। तो जब भी आपको एरे का कोई भी प्रोग्राम पॉइंटर से करने के लिए कह दें तो बस आप इतना सा चेंज कर दो और वो कोड आपका पॉइंटर से हो जाता है। यस तपिश, फंक्शन का कोड लिखने में आप तीनों चीजें लिखते हो। अगर आप डिक्लेयर करते टाइम ही ऊपर डिफाइन कर देते हो तो वो आपका एक स्टेप में काम हो जाता है, दो की जगह। सो इफ यू डिफाइन इट अबव मेन तो आपका डेक्लेरेशन डेफिनेशन अलग अलग नहीं होगा, otherwise it's done like this. फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ये सब तो हमने अभी किया है। कैलकुलेट सम ये हो गया। स्वैप टू नंबर्स, एरे रिवर्सल यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर अरिथमेटिक में आप दिखा सकते हो कि एक पॉइंटर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो सिर्फ अगली लोकेशन पे ही जाता है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सेल्फ रेफरेंशियल नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन आ सकता है। पैलिंड्रोम, रिवर्स, कंपेयर, ट्रू स्ट्रिंग्स, प्रोग्राम टू काउंट, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड डिजिट्स, मान लो ये आ जाता है आपको। अब देखो ये जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम टू काउंट वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड डिजिट्स, ये आपको फाइल से भी आ सकता है और स्ट्रिंग में भी आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि एक फाइल का कंटेंट रीड करो और उसमें से बताओ कि कितने डिजिट्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। इट कैन कम लाइक दैट ऑल्सो। तो अगर तो ये आपको स्ट्रिंग के ऊपर आता है तब तो आप ऐसे बना लोगे कि भाई ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, अपना स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करवाई। सो यू विल राइट आपने यहाँ पर कैर str ले लिया, फिर आपने आई एन वॉवल्स के लिए वॉवल को 0 ले लिया, कॉन्सोनेंट्स के लिए सिर्फ कॉन्स्ट कीवर्ड होता है तो हम वो नहीं लेंगे, कॉन्स ले लिया। एंड डिजिट के लिए मैंने इनिशियली एज्यूम कर लिया कि डिजिट 0 है। सो यूजर से पूछा कि स्ट्रिंग इनपुट करो, सो आई विल आस्क एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर मैंने यहां पर उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ आ गई। फिर फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि वो अल्फा है या डिजिट है, तो वो भी फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। कौन सी हेडर फाइल में होते हैं वो फंक्शंस? आप या तो वो भी यूज कर सकते हो या आप सिंपली ऐसे भी चेक कर सकते हो, इफ stri ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से, एंड stri लेस देन इक्वल टू 9। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू चेक। अगर ऐसा है तो हम डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अदर ऑप्शन इज आप चेक कर सकते थे इफ इस डिजिट ब्रैकेट में stri। सो इफ इस डिजिट अगर आप यूज करते हो तो आपको ऊपर ctype.h इंक्लूड करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस फंक्शन इज फाउंड इन ctype.h। तो अगर वो डिजिट है तो डिजिट प्लस प्लस कर दो, अगर वो डिजिट नहीं है, अल्फाबेट है, तो आप चेक कर लोगे इफ इज अल्फा, इज अल्फा stri। अब कैपिटल है स्मॉल है हमें नहीं पता, ठीक है, बट वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट है तो क्या करेंगे अब, तो अल्फाबेट तो वॉवल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। सो यू जस्ट नीड टू चेक द कंडीशन आफ्टर दिस नाउ कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। अब अगर अल्फाबेट है तो आप चेक करो कि stri जो है वो a है या फिर I है। ऑब्वियसली वॉवल वाली कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, अगर है तो वॉवल प्लस प्लस करेंगे, एल्स हम कॉन्सोनेंट प्लस प्लस करेंगे। और जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो आप यहां पर आकर एंड में प्रिंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास थे, कितने कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है, और कितने वॉवल्स थे। सो दैट कैन कम। इज दैट क्लियर? डेफिनेटली बेटा।
नहीं नहीं, ओल्ड कंपाइलर में भी ऊपर डेफिनेशन देंगे तबेश तो चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों कंपल्सरी है। ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में बोथ वेज इट वर्क्स। देखो, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पूछा जाए, इसके चांसेस आपके पूरे पूरे होते हैं। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल एक बनता है हमारा। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं void swap, ठीक है। मैंने बनाया int x int y, जैसे मैं अभी ये कर रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर अपनी फाइल को इंक्लूड कर लिया और उसके बाद मैं यहीं पे ही फंक्शन को डिक्लेयर डिफाइन एक साथ ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बनाया void swap int x int y। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, टेम्प में x को पुट किया, x में y को पुट किया और y में टेम्प को पुट कर दिया, एंड देन आई हैव मेन, ठीक है। अब इसके अंदर आई हैव a एज 50, b एज 65 लेट्स से। मैंने प्रिंट किया बिफोर स्वैप a is %d and b is %d. So I print a and b and then I call swap. फिर मैंने a और b को यहां पास कर दिया और फिर मैंने प्रिंट कराया आफ्टर स्वैप a is %d and b is %d, ठीक है। ये हमने बंद कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे जब आपके पास यहां पर मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, मैंने आपको यहां पर मेमोरी एलोकेट कराई, सो ये आपका बन गया 50, ये बन गया 65। इसको अपनी कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है, इसको अपनी कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है। नाउ व्हेन यू कॉल, जब आप ये कॉल करते हो स्वैप a कॉमा b, यहां पर उसने प्रिंट किया a is 50, b is 65। ये a कॉपी हो जाएगा x में, b कॉपी हो जाएगा 65 में। इनको अपनी अलग मेमोरी एलोकेट होगी। दीज आर द लोकल वेरिएबल्स फॉर द फंक्शंस। इनको अपनी मेमोरी एलोकेट होगी। यहां पे टेम्प बनेगा, x गोज टू टेम्प, टेम्प में 50 आ गया, y गोज टू x, 65 इधर आ गया, टेम्प गोज टू y, 50 इधर आ गया। तो जो चेंजेस हुए वो तो ये वाली मेमोरी लोकेशन में हुए ना, उसका यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कि जो चेंजेस हुए वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। सो चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। अब यही सेम काम में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। अब आप कोड देखना, इट विल डिफर बिट, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा वो कोड और उसका फर्क देखना कितना पड़ेगा। यहां पर मैंने फिर से ये स्वैप बनाया एंड दिस टाइम आई पुट अ स्टार हेयर। मैंने यहां पर लगा दिया int स्टार x int स्टार y, और इसके अंदर सेम वैसे ही लिखा int temp, temp में लिखा स्टार x is equal to स्टार y is equal to temp. Then I have main, सेम लिया मैंने यहां पे। I'm writing exactly the same statements. And b is %d and then I call swap. And अब हम a और b को पास नहीं कर रहे, हम a का एड्रेस और b का एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट पासिंग द वैल्यूज, वी आर पासिंग द एड्रेस, राइट। अब देखो कैसे काम हो रहा है। अब आपका काम कैसे हो रहा है, अब चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, क्यों होंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका a है, ये आपका b है, इसमें गया 50, इसमें गया 65, इसका यहाँ पे 810 एड्रेस है, सेम मान लेते हैं, यहाँ 956 है। अब यहाँ पे जब ये कॉल करेगा, ठीक है, जब ये कॉल करेगा तो x क्रिएट होगा, लेकिन उसमें 50 नहीं आएगा, उसमें आएगा a का एड्रेस। a का एड्रेस आ गया इधर,
y क्रिएट हुआ, उसमें आएगा 65 का एड्रेस, फिर बना टेम्प। अब जब ये लाइन लिखी जाती है टेम्प इज इक्वल टू स्टार एक्स, मतलब टेम्प इज इक्वल टू वैल्यू एट एड्रेस एक्स, वैल्यू एट दिस एड्रेस इज व्हाट 50, that goes to temp. Value at address y goes to x, so 65 goes to here and then 50 goes here. So we are indirectly modifying the value at that memory location. तो हम उस मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई वैल्यू को इनडायरेक्टली मॉडिफाई कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। तो यहां पर आपके पास बाद में भी आउटपुट क्या आता है, a is 50, b is 65। इसमें पहले a is 50 आया, b is 65, लेकिन उसके बाद a is 65 आएगा and b is 50 आएगा। So that is your call by value, call by reference. Understood? Is it clear? नहीं, बजाय नहीं होता अंगद, बजाय वाला तो काम ही नहीं है ना। जो काम एससीडीआईओ का है उसके लिए एससीडीआईओ आएगा, ठीक है। जो कोनियो के लिए है वो कोनियो के लिए आएगा। आप इंस्टेड ऑफ यूज नहीं कर सकते। एसटीडीआईओ आपको चाहिए अगर आप प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटएफ, पुटएफ कुछ भी यूज कर रहे हो। अगर आप क्लियर स्क्रीन, गेटसीएच यूज कर रहे हो तो कोनियो चाहिए। सेम 2 की क्लासेस कब से स्टार्ट है? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बेटा पेपर खत्म कर लो, आपका लास्ट एग्जाम फर्स्ट को है। हम मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट मंडे आएगा 2026 का, जो फर्स्ट मंडे होगा उससे स्टार्ट करेंगे। और सेमेस्टर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है और आपका वेब में पीएचपी भी है। सो तीनों कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस फिर भी 50% थियोरी 50% कोडिंग है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स इज अ वास्ट 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 सब्जेक्ट। हाँ, 50% डिस्काउंट बिगिनर्स को मिलेगा। जब तक कॉलेज दोबारा शुरू नहीं होता तब तक एनरोल करोगे तो 50% ऑफ है। और जिनकी 9 सीजीपीए से ऊपर आएगी उनको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, पर अगले सेमेस्टर के लिए, क्योंकि रिजल्ट लेट आता है। तो रिजल्ट के बाद वाला जो भी सेमेस्टर होगा। लास्ट आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है ना? हाँ, बिटफील्ड होता है बेटा जहां पे डेटा आपका बाइनरी में स्टोर होता है। व्हेन यू मैनेज योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट इज कॉल्ड बिटफील्ड। ठीक है। और इस बार आप में से जिसके हाईएस्ट, मतलब जिन लोगों ने सेमेस्टर 1 का कोर्स एनरोल किया हुआ है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो टॉप 3 स्कोरर्स होंगे, टॉप 3 स्कोरर्स विल गेट स्पेशल गिफ्ट्स फ्रॉम एएल कोडर ऐप। सेमेस्टर 2 की फीस बेटा 2999 है, मतलब 3000, पर उस पर आपको अभी 50% ऑफ है। कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है तो यू कैन एनरोल। 1500 का पड़ेगा आपको जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट वीक तक तो है ये ऑफ, उसके बाद फिर सिर्फ 25% ऑफ मिलेगा। अभी फॉर फर्स्ट फ्यू डेज यू गेट 50% ऑफ। चारों सब्जेक्ट कराऊंगी मैं उसमें आपको। ऑल 4 सब्जेक्ट्स वी विल बी कवरिंग: अप्लाइड मैथमेटिक्स, data structures, DBMS, and web development using PHP. और बताओ क्या डाउट्स है अभी? हाँ, स्टार्टिंग से लोगे तो सारी क्लासेस प्रॉपर होंगी ऑब्वियसली। एंड डिस्काउंट विल बी देयर ओनली टिल 13th ऑफ जैन। लोहड़ी होती है 13th और जैन को,
तब तक ही रहेगा, उसके बाद डिस्काउंट विल नॉट बी देयर, देन वो 25% वाला कूपन जो होता है वो यूज कर सकते हो इफ दैट्स अवेलेबल। अच्छा भाई बताओ और क्या डाउट्स हैं कल के लिए? एनी अदर प्रोग्राम यू वांट मी टू राइट एंड एक्सप्लेन, और एनी टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन? एरे टू पॉइंटर एंड पॉइंटर टू एरे बता दीजिए, ठीक है। देखो एरे टू पॉइंटर तो नहीं होता, एरे ऑफ पॉइंटर्स होता है, ठीक है। एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है? जिसमें आपका एक एरे हो जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं हो रही, रादर आप किसी और का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। जैसे 2D एरे होता है वो भी एक तरह से एरे ऑफ पॉइंटर्स की तरह ही होता है, क्योंकि अगर आप एक एरे ऑफ पॉइंटर्स लेते हो, जैसे आपने यहां पर लिखा int star A10, ठीक है, इसका क्या मतलब है? A इज एन एरे ऑफ pointers where each element in the array is a pointer capable of storing address of an integer variable. So A is an array of pointers where each element in the array is a pointer capable of storing address of an integer variable, ठीक है। सो इसको बेसिकली हम कब यूज करते हैं? जब हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर्स लेना होता है। इसका मैंने आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाया था, बट आपने स्टार A10 लिया है, तो मान लो अगर आपको 10/5 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, या आप ऐसे चाहते हो कि भाई 0 पे अलग ही साइज की रोज हो, सेकंड पे अलग ही हो, तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे बनानी हो तो आप ले सकते हो I0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस। इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ AI इज इक्वल टू int स्टार malloc साइज ऑफ int मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इससे क्या हो जाएगा? एक तरह से आपके पास 10 रोज थी, हर रो के अंदर एक 5 साइज का एरे और बन गया, तो इट्स बेसिकली अ 10/5 मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल आपको अगर मैं इसका एक दिखाऊं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आपके पास ये वेरिएबल्स थे, I have variables like int n1 is equal to 50, n2 is equal to 75, n3 is equal to 38, n4 is equal to 46, n5 is equal to 92. And then I have int star a5. अब आप मैनुअली अगर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a0 is equal to address of n1। मान लो थ्योरी में ये क्वेश्चन आ गया और आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। तो a2 is equal to address of n3, a3 is equal to address of n4, a4 is equal to address of n5, ठीक है। अब आपको एक लूप लगाना है जिससे आप इन पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू को 5 से इंक्रीज कर दो। तो आप लिख सकते हो int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, और फिर आपने इनको इंक्रीज करके प्रिंट कराना है। तो आप क्या कर सकते हो? AI value at address AI should be increased by let's say 10, and then you want to print it। मतलब मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे आपके पास प्रिंट हो जाएगा 60, 85, 48, 56, 102, 10 से इंक्रीज करके प्रिंट कर देगा। सो दिस इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो एरे है जिसमें नंबर स्टोर नहीं हो रहे, बल्कि उसमें एड्रेस स्टोर हो रहे हैं, उन एड्रेसेस पे फर्दर वैल्यूज पड़ी हैं। सो ये आपका क्या है? एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, ये समझ आ गया। ये तो एरे ऑफ पॉइंटर्स हो गया। दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हो वो है पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे क्या होता है? देखो एरे का नाम खुद भी एक पॉइंटर होता है। सो एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। तो एरे का जो खुद का नाम है वो भी एक पॉइंटर है। एरे होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो एरे के नाम में हमेशा ये स्टोर होता है कि आपका एरे कौन सी लोकेशन पे से सेव होना स्टार्ट हो रहा है। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो आप उसको किसी भी और वेरिएबल में डलवा के यूज कर सकते हो। फिर आपकी स्ट्रिंग भी तो एक एरे होती है ना।
सो अगर आपने यहाँ पर ले लिया कैर str 50 इज इक्वल टू कुछ भी एग्जामिनेशन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंटर ले लिया p. नाउ दिस इज अ पॉइंटर, p इज इक्वल टू str लिखा तो क्या हो गया, दिस इज अ पॉइंटर टू द एरे, क्योंकि ये एरे के बेस एड्रेस को होल्ड कर रहा है. सो p क्या हो गया, पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे. आप ऐसे इंटीजर के लिए भी ले सकते थे. फिर आप यहाँ पर अपना कुछ भी काम जो करना है वो कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर ले लिया कि while स्टार p इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं आता तब तक आप कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो वैल्यू एट एड्रेस p, और p को इंक्रीज कर सकते हो. तो p में पहले क्या होगा, मान लो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 802, तो p में 802 होगा. फिर क्या वहां पे नल है, नहीं, तो e प्रिंट हो गया, फिर p प्लस प्लस 1 हो गया, तो मतलब p प्लस प्लस विल कम एट 803. वैल्यू एट एड्रेस 803, इज इट नल, नो इट्स नॉट नल, तो आपका x प्रिंट हो जाएगा. फिर इंक्रीज होकर एड्रेस 804 हो जाएगा, फिर वो 804 वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा और करता रहेगा जब तक नल नहीं आ जाता. जब नल आएगा द लूप कंडीशन विल बी फॉल्स एंड यू विल कम आउट ऑफ द लूप. सेम आप इंटीजर एरे के साथ भी कर सकते हो. उसमें बस आपको लूप पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज हैं, 10 हैं तो 10 बार लूप चलेगा, 5 है तो 5 बार चलेगा. क्योंकि स्ट्रिंग्स में तो हमारे पास ये स्पेशल चीज होती है कि एंड में नल स्टोर होता है, लेकिन इंटीजर एरे में ऐसा कुछ नहीं होता. वहां तो आपको काउंट पता ही होना चाहिए, तभी आप लूप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. हाँ, ये मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी. नेहा रिजल्ट आ जाता है बेटा, मतलब फेब में, बट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी. कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी टाइम भी लगा देते हैं. लाइक पिछली बार बहुत जल्दी आ गया था, तो लेट्स सी, कुछ फिक्स कह नहीं सकते. सो दिस इज पॉइंटर टू एरे. ये भेज दी मैंने. और बताओ. I've sent this on the group. और बताओ डाउट. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम अच्छे से कर लेना. स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गया, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फिबोनाची सीरीज. रिकर्शन फंक्शन का बेटा, रिकर्शन देखो आपके पास, रिकर्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, है ना, दैट इज रिकर्शन. सो सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल जो इसका है वो तो फैक्टोरियल ही है, कि आपको फैक्टोरियल रिटर्न करना है. तो आपने यहाँ पे नंबर रिसीव किया एंड वी नो कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है. तो अगर नंबर 1 है तो हम यहाँ से सीधे ही 1 रिटर्न कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है तो आपने यहाँ पे लिया है num इज इक्वल टू num मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, और फिर आप यहां से रिटर्न नम कर रहे हो. मेन में से तो नॉर्मल कॉल कर लोगे. ये क्यों किया है, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल जो है दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल. फिर फर्दर वो इक्वल है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. वो फर्दर इक्वल है इसके, और वो फर्दर यहां से हम वापस जा सकते हैं. ऐसे अगर आप सम ऑफ डिजिट्स ले लेते हो, आपके पास ये नंबर है, आपको इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है. तो मैं अगर 10 से मॉड करती हूँ तो मेरे पास ये आता है. तो मैंने 4 निकाल लिया और मैंने सम को कॉल किया इसके लिए. फिर इसमें से 6 निकाल लिया, फिर सम को कॉल किया 81 के लिए. फिर इसमें से 1 निकाल लिया, सम को कॉल किया 8 के लिए. फिर इसमें से 8 निकलेगा तो बचेगा 0, तो वो 0 से वापस आ जाएगा. इफ यू हैव टू कोड फॉर दिस, तो आप इसको कैसे करोगे, इंट
सम ऑफ डिजिट, ब्रैकेट में आपने नंबर रिसीव किया, आपने देखा कि अगर तो नंबर ही 0 हो गया है तो वी हैव टू रिटर्न 0। अगर नहीं है ऐसे तो हम एक डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, और एक एस ले लेते हैं, एक डी और एक एस ले लिया। डिजिट में मैंने क्या ले लिया, नंबर मॉड 10। एस में क्या लूंगी, डिजिट प्लस सम ऑफ डिजिट को दोबारा से कॉल करूंगी, लेकिन उसमें पास क्या करूंगी, नम डिवाइडेड बाय 10 सेमीकोलन, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न एस। तो पहली बार जब 8164 के लिए कॉल होगा तो डी में 4 आ जाएगा, ये बन जाएगी स्टेटमेंट 4 प्लस सम ऑफ डिजिट 8164 अपॉन 10, मतलब सिर्फ 816। फिर अगली बार 816 रिसीव हुआ, वो भी 0 नहीं है, तो अब डी में 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस सम ऑफ 81। अगली बार डी में 1 आ जाएगा, बन जाएगा सम ऑफ 8, फिर 8 प्लस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 से रिटर्न होके 0 आएगा, सो 8 प्लस 0 इज 8, वो यहाँ रिटर्न होगा, 8 प्लस 1 इज 9, वो यहाँ रिटर्न होगा, इट इज 9 प्लस दिस इज 15 प्लस 4 19। सो हमेशा एक एक स्टेप पीछे जाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। रिकर्शन इज बेस्ड ऑन स्टैक्स। स्टैक कभी आप पढ़ोगे वैसे तो सेकेंड सेमेस्टर में, बट स्टैक का मतलब क्या होता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में कॉल होता है वो सबसे पहले खत्म होता है। सो जो फंक्शन सबसे आखिर में कॉल हुआ है, दैट इज द फर्स्ट वन टू फिनिश, वो सबसे पहले खत्म होगा, एंड सो ऑन। और कोई स्पेसिफिक फिबोनाची मैंने अभी आपको पिछली क्लास में कल कराया था, फिबोनाची विद रिकर्शन वी डिड यस्टरडे। सो और कोई प्रोग्राम इफ यू वांट मी टू सॉल्व यूजिंग रिकर्शन आप बता दो, मैं वो बता देती हूँ। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है, फैक्टोरियल हो गया, सम ऑफ डिजिट हो गया, फिबोनाची सीरीज हो गया यूजिंग रिकर्शन। हमने HCF ऑफ 2 नंबर्स भी किया हुआ है यूजिंग रिकर्शन। क्लियर है अंगद ये? यस, सेमेस्टर 2 स्टार्ट होने के बाद यू कैन एक्सेस सेमेस्टर 1 कोर्स, क्योंकि 1 ईयर तक की एक्सेसिबिलिटी है, ताकि कभी भी आपको सी रिवाइज करनी हो, जैसे अब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे सेमेस्टर 2 में, तो हो सकता है आपको सेमेस्टर 1 के सी के कुछ टॉपिक रिवाइज करने हो, तो आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो हम सर्वर साइड कोडिंग करेंगे अब सेमेस्टर 2 में, बट आपको कुछ जावास्क्रिप्ट या HTML का रिवाइज करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो। सो इट्स असेसिबल अप टू 12 मंथ्स ना, तो अभी तो जब भी आपने परचेज किया था उस डेट से लेके 1 ईयर तक आपको असेसिबल होता है, तो आप कुछ भी रिवाइज कर सकते हो पुराना। आई हैव सेंड द लिस्ट ऑन व्हाट्सएप अंगद, हैव यू रिसीव्ड दैट? मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है वो व्हाट्सएप पे भेजी थी आपको। आई हैव शेयर्ड ओवर हियर यूनिट वाइज, ठीक है। सो प्रोग्राम टू चेक इवन ऑड, देन प्रोग्राम फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, स्विच केस को यूज करके कैलकुलेटर वगैरह बनाना, ठीक है। सो ये सारे आपके पास यहाँ पर लिस्टेड हैं। किसी भी प्रोग्राम में आपको लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करना है, तो आप मुझे बता दो, आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। अब जैसे ये है प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट strlen, प्रोग्राम टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर विदाउट strcpy। तो आपको ये भी कह सकते हैं कि बिना स्ट्रिंग कॉपी को यूज करे वो करो, कुछ भी करो। तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकल सकती है, आपने यहाँ पर इंट n ले लिया, i ले लिया, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है। एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनपुट हो गई। फिर आपको ये पता है कि स्ट्रिंग्स हमेशा नल से टर्मिनेट होती हैं, तो मैंने लिखा i0 stri नॉट इक्वल टू नल i प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या करना है, n को इनिशियली 0 मान लेते हैं और n को प्लस प्लस करते रहते हैं। सो n में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो आपके पास क्या हो गई, लेंथ, है ना।
अगर आपको कहा जाता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करो, तो आपने क्या करना था, यहां तक तो सेम होता, दूसरी स्ट्रिंग हम एक और ले लेते, जैसे एक आपके पास कैर str है, एक आपके पास रिजल्ट होती मान लो, ठीक है। तो उसमें क्या करना था, आपने कॉपी कराना था। कैसे? i0 जब तक stri नल नहीं हो जाता तब तक आप सेम पोजीशन वाली वैल्यू को रिजल्ट i पे कॉपी करा दोगे। तो जो str 0 में है वो रिजल्ट 0 में चला जाए, जो str 1 पे है वो रिजल्ट 1 पे चला जाए, जो str 2 पे है वो रिजल्ट 2 पे चला जाए, जो रिजल्ट 3 पे, मतलब एक एक करके सारी बिट्स जो है वो ट्रांसफर होती जाएंगी। और उसको टर्मिनेट भी हमें खुद से करना पड़ेगा। सो वी हैव टू टर्मिनेट इट लाइक दिस। तो आपको नल भी वहां पे खुद पुट करना पड़ेगा। तो आप नल पुट करोगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये पुट नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रिंग के पीछे गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। सो वी हैव टू पुट नल एट द एंड इन द लास्ट पोजीशन। और फिर आप प्रिंट कर सकते हो कॉपीड स्ट्रिंग इज %s रिजल्ट। मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम खुद बनाने के लिए कहा था 2 दिन पहले, दैट वाज टू कंकैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स। ट्राई किया था बिना स्ट्रिंग कंकैटिनेट फंक्शन को यूज किए, बिना strcat को यूज किए, आपको 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके तीसरी स्ट्रिंग में डालना था। आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑल्सो। डिड यू कंप्लीट दैट? हाँ, कर लिया था वो। हाँ, ये इनफ है, इससे अलग आना तो नहीं चाहिए। हो गया था सबका? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, आई कैन एक्सप्लेन दैट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट। उसमें ये कॉपी वाला लॉजिक ही है, बट पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को तीसरी स्ट्रिंग में कॉपी कराएंगे, फिर सेकेंड स्ट्रिंग को तीसरी में उसी के पीछे कंटिन्यू कॉपी कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि मान लो str1 और str2 है, तो पहले आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जो होगी str1, जब तक उसमें नल नहीं आ जाता तब तक आप उसको रिजल्ट में कॉपी करा दोगे। तो आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग कॉपी हो गई सारी। फिर आप एक दूसरा लूप लगाओगे, j इज इक्वल टू 0, फिर जो दूसरी स्ट्रिंग है str2j इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब आई तक तो हम ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, तो आई प्लस जे वाली लोकेशन पे आपको str2 का j पुट करना है। एंड यहां पर बाहर आने के बाद आई प्लस जे पे नल पुट करना है। फिर आप रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो। दैट विल बी योर कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो उसमें स्ट्रिंग 1 भी होगी और उसी के पीछे स्ट्रिंग 2 भी होगी। हाँ, ओके, एनी अदर डाउट? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी में भी नहीं करना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेपर देख के ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बड़ा इजी है, तो भी गलती हो सकती है। या अगर कोई एक आधा क्वेश्चन बहुत टफ लगा और आपको लगा कि है ये कैसे होगा, और उसकी चिंता में आपने बाकी सारा पेपर खराब कर दिया, वो भी नहीं करना। सो स्टे काम एंड अटेम्प्ट योर पेपर वेल। पेपर प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखोगे, प्रॉपर अपना मार्जिन देके, जो भी आपको अगर कुछ एक्सप्लेन करना है डेफिनेशंस में, अंडरलाइन द मेन टर्म्स, प्रोग्राम्स में कमेंट्स दो, साफ साफ लिखना और अच्छे से लिखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी भी कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम अवेक, सो यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन द व्हाट्सएप एज वेल। चलो, गुड नाइट देन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टुमारो कि कैसा गया पेपर, ठीक है।